पुनीत अग्रवाल, इलेक्टोरल ऑफिसर, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर श्री जी श्रीनिवास राव, एडिशनल सीईओ उषा जयंगम, सीईओ सुभाषी बंदोपाध्याय। हम सब आपके सामने लोकसभा इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को अनाउंस किया था उसके बारे में त्रिपुरा से संबंधित इलेक्शन की क्या डेट्स हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस है, उसके बारे में आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुल कमीशन ने 7 चरणों में जो पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन होने हैं उसका उन्होंने पूरा विवरण दिया था। उन्होंने प्रथम में बताया कि क्या क्या उन्होंने प्रोसेस फॉलो किए हैं, क्या क्या प्रक्रिया ली गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को इसमें सम्मिलित किया जा सके। और त्रिपुरा के संबंध में भी उसमें डेट डिसाइड की गई थी, तो उसी बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। त्रिपुरा में इलेक्शन 2 फेज में होगा। फेज 1 जब आपका पोलिंग डेट होगा 19 अप्रैल को, और फेज 2 जिसमें आपका 26 अप्रैल को होगा। तो हम डिटेल में अगर जाते हैं तो पहला जो फेज है उसमें आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जनरल सीट है, उसमें उसके साथ ही साथ जो असेंबली इलेक्शंस की जो 7 रामनगर की सीट थी जो वेकेंट है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द एमएलए ऑफ दैट सीट, उसका भी साथ ही साथ प्रथम चरण के साथ ही इलेक्शन होगा। तो ये पहला फेज का जो इलेक्शन है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन, गैदर नोटिफिकेशन वो कल है 20 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च, उसके 20 मार्च के साथ ही आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 28 तारीख को लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी फॉर नॉमिनेशन। 30 तारीख को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर किया जा सकता है। देन उसके बाद कैंपेन पीरियड चलेगा आपको, और डेट ऑफ पोल होगा 19 अप्रैल, जिसमें जो लास्ट 48 आवर्स है उसमें आपकी कैंपेनिंग अलाउड नहीं रहती। तो आपका 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग चलेगी, तो यानी कि 19 अप्रैल 5 बजे तक आपकी वोटिंग होगी। तो 17 अप्रैल 5 बजे तक कैंपेनिंग संभव है, उसके बाद कैंपेनिंग नहीं की जा सकती। फॉर फेज 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए। इसी प्रकार जो हमारी त्रिपुरा में दूसरी सीट है 2 त्रिपुरा ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, उसका नोटिफिकेशन होगा इशू 28 मार्च को, और इसमें लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 4 अप्रैल को। डेट फॉर स्क्रूटनी और नॉमिनेशन 5 अप्रैल। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 8 अप्रैल। डेट ऑफ पोलिंग 26 अप्रैल को होगी, जो मतलब फर्स्ट फेज के 7 दिन बाद है। और काउंटिंग दोनों फेज 1 फेज 2 इवन पूरे और बाकी जितने और कंट्री में भी काउंटिंग है वो 4 जून को है, अगर हम बाकी 2 स्टेट को छोड़ दें जिसका बाद में किया गया था। तो हमारी दोनों सीट का काउंटिंग 4 जून 2024 को होगा, और इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 6 जून तक कंप्लीट कर देना है। अगर हम इलेक्टोरल रोल की बात करें किसी इलेक्शन के लिए, सबसे प्रथम जरूरत है इलेक्टोरल रोल कि कौन मतदाता है जिनको इस इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होगा, और वो निर्णय होता है इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम अंतर्भुक्त होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा स्पेशल समरी डिवीजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी 1 नवंबर से, जो 5 जनवरी 2024 तक चली। उस समय जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था इलेक्टोरल रोल का, उस समय 1 त्रिपुरा वेस्ट में टोटल वोटर्स थे 14,61,836, और 2 त्रिपुरा ईस्ट में टोटल वोटर्स थे 13,95,089। तो टोटल अगर हम देखें इलेक्टर्स त्रिपुरा स्टेट के लिए, वो दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है 28,56,925। लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस अपडेशन का इलेक्टोरल रोल में, वो जारी रहता है। इसलिए 5 जनवरी के बाद भी फॉर्म लोग सबमिट कर सकते हैं, कर रहे हैं। 6, 7, 8 जो फॉर्म्स हैं जिसमें न्यू इंक्लूजन के लिए, डिलीशन के लिए, करेक्शन के लिए, वो चल रहा है। तो अभी भी इसमें ऐड हो रहा है। आज की डेट की अगर हम बात करें, अभी तक जो उसमें चेंज आया है, तो 1 त्रिपुरा वेस्ट में जो टोटल वोटर्स हैं 14,62,875 हो गए हैं। ऐसे ही आपका 2 त्रिपुरा ईस्ट में
13,95,121 and overall 28.57,996। तो करीब आपका 1000 के ऊपर वोटर्स नए ऐड हुए हैं और ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी। लास्ट डेट और नॉमिनेशन जो होगा उस समय तक जितने नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो जाएंगे वो सब वोट देने के लिए उनको अधिकार रहेगा। तो आपका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अगर फर्स्ट फेज का हम बताएं देखें तो 27 मार्च है और कोई भी अगर फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसके बाद मिनिमम 7 डेज का टाइम हियरिंग के लिए दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं अब तक जितने फॉर्म्स आ गए हैं, क्योंकि कल तो आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा कल से, तब तक जितने पेपर फॉर्म्स सबमिट हो गए हैं उनका डिस्पोजल तक जो नंबर आ जाएगा उससे फाइनल फिगर हमें मिलेगी कि 27 मार्च को इलेक्टोरल रोल जो 1 त्रिपुरा वेस्ट की है उसके लिए। सिमिलरली अगर हम 1 त्रिपुरा ईस्ट की बात करेंगे तो उनका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है आपका 4 अप्रैल 2024 को, तो उस समय तक जो उनके रिलेटेड जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें जो इलेक्टोरल रोल हैं उसका जो फाइनल नंबर होगा उसको मिला के टोटल इलेक्टर्स डिसाइड होंगे। जैसे आप जानते हैं दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी में 60 असेंबली सेगमेंट्स में से 30 आती हैं आपका जो वेस्ट सीट है उसमें आपका पूरा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट आता है और साउथ और गोमती के पार्ट आते हैं, कुछ असेंबली कॉन्फ्रेंस आती है। अगर हम ईस्ट सीट की बात करें तो उसमें आपके 4 डिस्ट्रिक्ट पूरे आते हैं जिसमें नॉर्थ, उनाकोटी, ढलाई, खोई हैं और साउथ एंड गोमती के उसमें भी पार्ट आते हैं। तो इस वे में टोटल ब्रेकअप है। आपका जो 7 रामनगर असेंबली का जो बाई इलेक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं 45,669 और इसमें टोटल हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पूरे स्टेट में 3,349 पोलिंग स्टेशन हैं प्लस एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन का हमें अप्रूवल मिला रिसेंटली जो साउथ त्रिपुरा में शांति बाजार सब डिवीजन में आपका काला लौगांग एरिया है, उसमें ब्रू माइग्रेंट फैमिलीज जो नॉर्थ त्रिपुरा में थी वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए वहां शिफ्ट हो रही है, तो उनके लिए एक नया पोलिंग स्टेशन वहां क्रिएट होगा जो तब लास्ट दिसंबर असेंबली डिवीजन तक वो क्लैरिटी नहीं थी, तो ये एक नया नंबर ऐड हुआ। तो हम अब कह सकते हैं 3,350 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं। इसमें आपका जो 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं 16,086 जिसमें 1 जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन उसको इंक्लूड कर दिए और जो 2 त्रिपुरा ईस्ट है उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन है 16,064। इसमें अगर हम टोटल बात करें टोटल 3,350 में 705 आपके अर्बन आएंगे, 2,645 आपके रूरल एरिया में आएंगे और कुछ पोलिंग स्टेशन में जैसे आप देखते हैं कि एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में बात करें तो उस हिसाब से टोटल डिस्टिंक्ट पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 2,524 प्लस एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन तो उसी में ही आ जाएगा, तो 2,524 रहेगा जिसमें अर्बन लोकेशंस हैं 421 एंड रूरल लोकेशन 2,103। हम लोग का टोटल जो इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 675। लास्ट ईयर जब समरी रिवीजन हुआ था 2023 में, जब जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन फाइनल इलेक्टोरल रोल का नोटिफाई किया गया था, उस समय इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो था आपका 67 वो बढ़ के 675 हो गया। ऐसे जेंडर रेशियो पहले 989 था वो बढ़ के 991 हो गया है। तो दैट मीन्स की नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स के इंक्लूजन ज्यादा हुआ कंपेयर टू मेल वोटर्स, इसकी वजह से जेंडर रेशियो इंप्रूव हुआ है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे टोटल सर्विस वोटर्स जो हैं वो 10,266 हैं जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट में 5,970, 2 त्रिपुरा ईस्ट में 4,349। इसके अलावा 18-19 ईयर्स की जो एज ग्रुप में जो मतलब न्यू वोटर्स हैं, यूथ जिनको फर्स्ट टाइम वो वोट देंगे, वो टोटल नंबर स्टेट में 69,782 जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट 33,152, 2 त्रिपुरा ईस्ट 36,630। तो दिस विल बी द न्यू वोटर्स। इलेक्शन कमीशन का निरंतर प्रयास है कि जो भी नए वोटर्स आ रहे हैं जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और उनको विशेषकर उनका ध्यान आकर्षण किया जाए और वोट की महत्ता बताई जाए ताकि वो बड़ी संख्या में आकर वोट दें। इसी प्रक्रिया में हम लोग ने भी स्टेट में
इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब कॉलेजेस में, हाई सेकेंडरी स्कूल्स में खोले हैं ताकि उनको इसकी महत्ता के बारे में बताया जाए। तो हमारे यहाँ भी ये इसमें इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। 85 प्लस इलेक्टर्स, जो आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन में देखा होगा, 80 से ज्यादा उम्र के जो लोग थे और इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन, उनको वोट डालने के लिए सुविधा दी गई थी कि वो अगर चाहें तो वो अपना ऑप्शन देके घर में वोटिंग की सुविधा ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस बार भी रहेगी। जैसे असेंबली इलेक्शन में थी, एक परिवर्तन है, उस समय 80 से ज्यादा बड़े जो वयस्क नागरिक थे उनको ये सुविधा उपलब्ध थी। अब एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको 85 या उससे ज्यादा कर दिया गया। इसलिए आज की डेट में जो लोकसभा इलेक्शन में जिनकी उम्र 85 या उससे ज्यादा होगी उनको ये फैसिलिटी रहेगी। वो फॉर्म 12D में निर्धारित समय में अगर अपना चॉइस देंगे तो उनको अकॉर्डिंगली होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी। तो टोटल 85 प्लस इलेक्टर्स जो स्टेट में हैं 18,676, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट में 9,702, 2 त्रिपुरा ईस्ट में 8,974। और ऐसे दिव्यांग जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या है टोटल 19,866, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट 84,486 एंड 2 त्रिपुरा ईस्ट 11,380। टोटल जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें एक विशेष प्रयास किया गया कि जो पुलिस स्टेशन है उसमें विमेन, यूथ, दिव्यांगजन, उनको भी हम लोग एक उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको और हम लोग दिखाएं। उस दृष्टि से जैसे इलेक्शन कमीशन का भी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत हर असेंबली सेगमेंट जो है उसमें हमारे सब में एक कम से कम यूथ मैनेज पुलिस स्टेशन होगा, एक आपका पीडब्ल्यूडी मैनेज पुलिस स्टेशन होगा, 2 मिनिमम विमेन मैनेज पुलिस स्टेशन होंगे और 2 मॉडल पुलिस स्टेशन होंगे। मॉडल पुलिस स्टेशन जिसमें सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के साथ साथ और फैसिलिटीज भी होंगी जिससे लोगों को वहां पे वोट देने में और सुविधा हो, उनको वहां पे फेस्टिव एनवायरनमेंट मिले। तो टोटल अगर हम स्टेट की बात करें तो आउट ऑफ 3,349 प्लस 1 ऑर्गेनाइज्ड जो पुलिस स्टेशन है उसमें 154 विमेन मैनेज पुलिस स्टेशन है, 60 पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग जन द्वारा मैनेज पुलिस स्टेशन है, 121 मॉडल पुलिस स्टेशन है, 60 यूथ मैनेज पुलिस स्टेशन है। तो ये ओवरऑल इलेक्टर्स का डिटेल है। इसके अलावा आपका जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में एंगेज रहेंगे, चाहे वो पोलिंग पर्सनल हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो या और अलग अलग कार्य में जो लोग होंगे जिनको इलेक्शन डे में, पोल डे में अपने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालने की सुविधा नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इलेक्शन काम में व्यस्त होंगे, ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट देने की फैसिलिटी होगी। साथ ही साथ क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें इवन ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट उसकी भी सुविधा रहेगी, जिसमें कोई भी अगर पर्सन जिसको इलेक्शन की ड्यूटी दी गई है वो अगर उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है जिसमें उनका भी वोट आता है तो उनको पोस्टल बैलेट की बजाय ईडीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ईडीसी सर्टिफिकेट के द्वारा उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके ऑन द डे ऑफ पोल पोलिंग कर सकते हैं। तो वो इसलिए कोई भी पोलिंग स्टेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस भी पोलिंग स्टेशन में जा रहे होंगे उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको ईडीसी दिया जाता है, यानी कि वो किसी और पोलिंग स्टेशन में जा रहे होंगे जो उनकी ड्यूटी के एरिया के आसपास होगा। तो उसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें यानी कि उस इलेक्टोरल रोल में जितने भी नाम होंगे उससे ये नाम ज्यादा होंगे, मतलब वो उसमें एडिशन होगा। अगर आप मान के चलिए किसी पोलिंग स्टेशन तो 1000 वोटर्स हैं तो वहां पे अगर आपके 5 लोग ईडीसी वोट डालने आएंगे तो 1005 मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये ना माना जाए कि इसमें नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ कैसे गए, अगर उसमें 1000 ही थे तो 1005 कैसे हो गए, क्योंकि ईडीसी देने का मतलब होता है कि उनका जो ओरिजिनल इलेक्टोरल रोल है उसमें उनका नाम स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है कि वहां पे वो
वोट मतलब क्योंकि वहां से उनको हटा दिया गया और वो किसी न किसी और जगह डालेंगे, तो ओवरऑल टोटल जो इलेक्टर्स है जो भी हमने संख्या बताई वो सेम रहने वाली है। लेकिन ऐसे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी में, क्योंकि वो अपने पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पा रहे हैं, नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, तो उस वजह से वहां पे पोलिंग स्टेशन का जो टोटल वोट पोल्ड है वो हो सकता है इवन टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टर्स आपके उस पोलिंग स्टेशन में इलेक्टोरल रोल में लिखे उससे ज्यादा हो जाए। लेकिन उसमें कोई किस तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि नंबर कैसे ज्यादा हो जाए। तो ये इसलिए, और जो लोग ऐसे एरिया में होंगे जहां पे उनका वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे में उनको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। अब पोस्टल बैलेट में जैसे लास्ट टाइम भी होता है, एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, जो नॉर्मली जो एसडीएम्स हैं वो सब डिवीजन हेडक्वार्टर में फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाता है, और वहां पे कंसर्न जो इलेक्शन ड्यूटीज में लिंक ऑफिशियल्स हैं वो आके अपना पोस्टल बैलेट वहीं पर कास्ट करके वहां पे ड्रॉप कर जाते हैं, मतलब जो बॉक्स रहता है, तो उसमें में ही रहेगा पोस्टल बैलेट में। बस स्पेशली इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन है कि वो पोस्टल बैलेट भी फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू ही दिए जाएंगे, मतलब जिनको पोस्टल बैलेट इश्यू हो रहा है वो फैसिलिटेशन सेंटर में आके वोट डालेंगे, उनको घर में जाके पोस्टल बैलेट देने की फैसिलिटी नहीं है। So there is no provision for sending the postal ballot by post or through special messenger. वो उनको ही फैसिलिटेशन सेंटर में आके पोस्टल बैलेट जो इशूड है उसके थ्रू उनको वोट देना है। तो ये मतलब स्पेशली ध्यान देने की बात है। इसके अलावा जितने पोलिंग स्टेशन हैं उसमें सभी पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, मूलभूत सुविधाएं उसमें इलेक्टर्स को वोट डालने में सहायता करने के लिए हूँ, ये निश्चित किया जाता है। तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सब में ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी उसकी फैसिलिटी रहेगी। अगर जो फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है दिव्यांगजन, उनको वहां तक ले जाने में प्रॉब्लम ना हो तो वो रैंप की सुविधा होती है। हमारे सारे पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो भी जहाँ पे अगर थोड़ा सा एलिवेशन है तो उसमें रैंप फैसिलिटी सभी पोलिंग स्टेशन में रहेगी। इसके अलावा फर्नीचर तो रहेगा ही, और वेटिंग शेड जनरली जैसे देखा जाता है कई बार जब भीड़ हो जाती है तो लोग को वेट करना पड़ता है, तो ऐसे में वेट करने में पर्टिकुलरली जब अब गर्मी बढ़ रही है तो उसमें वेट करने में लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए वेटिंग शेड की व्यवस्था रहेगी। और एंट्री एग्जिट में भी जितना संभव होता है सेपरेट एंट्री एग्जिट ही रहती है। कुछ कुछ जगह क्योंकि बिल्डिंग में नहीं है तो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करके इंश्योर किया जाता है कि पोलिंग में किसी टाइप की असुविधा ना हो, एक स्ट्रीमलाइन वे में एंट्री हो और लोग एग्जिट करें और पोलिंग सही गति से हो। और मेन जो इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ होता है 16 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया, उसके साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप सभी जानते हैं, उसकी कॉपी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को मीट करके दी है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैंपेनिंग के दौरान जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो एक आचार संहिता एक मेंटेन करें कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो अगर अपनी बात इलेक्टर्स को बताना चाहते हैं तो उसमें वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा उन सब के का आह्वान करके वोट ना मांगे, किसी के प्रति कोई फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, कोई अनवेरिफाइड एलिगेशन ना लगाएं और इश्यू बेस्ड कैंपेनिंग हो इंस्टेड ऑफ किसी पे पर्सनल अटैक, वो सब चीजें ना की जाए। और पर्टिकुलरली जो रूलिंग जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ भी गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज ना करें। तो वो सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली फोर्स में आ गया है, उसका आप लोग भी ध्यान रखें। आप लोग एज ए मीडिया आईज एंड ईयर्स ऑफ कमीशन है, जिसके थ्रू कैंपेनिंग के दौरान अलग अलग एरिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो आप लोग जो दिख रहा है उसको देखें और उसको, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वेरीफाई भी करें। एक मतलब जर्नलिज्म का भी जो हमें ध्यान रखना है कि जो चीज हम बोल रहे हैं उसको हम खुद चेक कर लेंगे वो सही है कि नहीं, उसको ऑथेंटिक चेक करने के बाद उसको दिया जाए, वरना कई बार गलत खबर आती है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो वो
जब तो उसके ऊपर काउंटर किया जाता है, उसको सही तथ्य रखा जाता है, तब तक वो कई जगह फैल चुकी होती है और उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट होना होता है वो ऑलरेडी काफी हो चुका होता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है जो न्यूज हम दे रहे हैं, जो तथ्य हम दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको देख के तब दिया जाए। और जब इलेक्शन प्रोसेस में रहता है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी वोटर्स को इलेक्शन से पहले उनको दिया जाएगा बीएलओ के द्वारा। उसमें उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसमें कितने वोटर्स हैं, उनका वो पूरा मतलब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ताकि उनको वोट डालने में कोई असुविधा ना हो। सभी को एपिक जो होता है, एपिक कार्ड, उसके द्वारा वो वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर एपिक नहीं है तो 12 आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको दिखाकर वोटर पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकते हैं। और इसी तरह से जो हमने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप की बात कही, उसके साथ ही एक असेसिबल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी बनाई जाती है, जो मुख्यतः जो देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए एक ब्रेल में असेसिबल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप उनको अवेलेबल की जाती है ताकि उससे वो भी जान पाए कि उनको कहाँ पे वोट डालना है। ईवीएम टोटल आपको इलेक्शन में, जैसे आप सबको पता ही है, ईवीएम वीवीपैट के थ्रू इलेक्शन होता है, तो हमारे 3,350 जैसे पोलिंग स्टेशन हैं, तो उससे हमारे कई गुना मतलब 1.8 टाइम्स उसमें हमारे पास हम ईवीएम्स हैं। अगर एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 6,331 हमारे पास बैलेट यूनिट्स हैं, 6,650 कंट्रोल यूनिट्स हैं, 6,296 वीवीपैट्स हैं, जिसको ऑलरेडी फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जा चुका है और उस समय मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी सभी के प्रेजेंस में वो किया गया। और हाँ, अब उसका रेंडमाइजेशन भी आपका आज हो गया है। और इसी टाइप से जो आपका 7 रामनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बाय इलेक्शन होना है, उसके लिए भी ईवीएम्स टोटल 98, उसमें टोटल 49 पोलिंग स्टेशन हैं, तो उसके लिए डबल 98 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट्स, उनका भी एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जा चुका है। बाकी आपका जो एक अफिडेविट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें जैसे आप सभी जानते हैं जो भी नॉमिनेशन होता है उसमें कैंडिडेट को एक अफिडेविट देना होता है, उसमें अपने इमीडिएट फैमिली यानी स्पाउस, बच्चों का पूरा डिटेल देना होता है, उनकी क्या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनके अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है क्रिमिनल एंटीसीडेंट का, तो उसकी डिटेल देनी होती है, तो वो उस अफिडेविट दिया जाएगा। अगर किसी के कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उसकी डिटेल्स लास्ट डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ विड्रॉल के बाद और 48 आवर्स बिफोर द लास्ट आवर ऑफ पोलिंग, उस बीच में 3 बार उसको मीडिया में, प्रिंट में पब्लिश करना पड़ता है। पहली बार आपको शुरू के 4 दिनों में करना होता है, दूसरा 5 से 8 दिनों में करना होता है, उसके बाद 9th डे टू लास्ट डेट ऑफ कैंपेनिंग जो है उस बीच में आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना होता है, कैंडिडेट को भी करना है, दोनों को करना होता है। उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर उसको करना है, वो उसी में वो किए जाते हैं। तो आप लोग भी उस चीज पे ध्यान रखें कि वो अलग अलग मीडिया में जब प्रिंट होगा तो सभी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सभी कैंडिडेट्स के बीच में, उसके लिए कमीशन ने निर्धारित किया है। दोनों जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी है उसकी सीलिंग लिमिट है एक्सपेंडिचर की 95 लाख। तो इसमें पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी आ रही है, असेंबली सेगमेंट वाइज इसमें कोई सेपरेट ब्रेकअप नहीं है, टोटल 95 लाख होगा, उसके अंदर ही रहना चाहिए। उसमें जो कंसर्न कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं खर्चा, उसका पूरा उनको ब्यौरा रखना पड़ता है, एक रजिस्टर है स्पेसिफिक, इसमें वो डिटेल रखते हैं एक एक एक्टिविटी जो उन्होंने की है कैंपेनिंग में, कोई सामान खरीदा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट किया है, लीफलेट, पैम्फलेट, वो पूरा डिटेल उसमें रहता है। रेट चार्ट उसमें बताया रहता है कि किस रेट के हिसाब से उनको असेस करना है, तो वो उसका डिटेल रखते हैं और उसको हर 3 दिन में जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनकी टीम की तरफ से उसको देखा भी जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो वो प्रोसेस भी रहेगा। कोई भी कैंपेनिंग करने के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देना है चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको देने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आपको एक जो मीडिया
सर्टिफिकेशन एंड MCMC जो कमेटी है एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसके द्वारा उसको अवेट कराना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे MCMC रहती हैं, वो जो निर्णय लेती हैं उस हिसाब से उसको प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में प्रिंट किया जा सकता है। अगर किसी को उसके ऊपर कोई डाउट है तो अपील करके स्टेट लेवल MCMC में भी ला सकते हैं। टोटल स्टार कैंपेनर जैसे आप जानते हैं वो हर कैंडिडेट को अधिकार रहता है, तो अगर नेशनल या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं तो टोटल 40 स्टार कैंपेनर्स ला सकते हैं, एंड अदर देन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं तो फिर वो 20 ला सकते हैं। पेड न्यूज का एक सिस्टम हम सबको ध्यान देने की जरूरत है कि जो न्यूज है, कई बार न्यूज के इस टाइप से दिखाया जाता है जिससे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिले, तो वो अगर ऐसी कोई न्यूज होगी जिससे ये लगता है कि ये किसी इस उद्देश्य से दी जा रही है, तो वो पेड न्यूज की डेफिनेशन में आता है। उसमें जो खर्चा उस न्यूज के पब्लिकेशन में आया है वो कंसर्न कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ब्यौरे में ऐड किया जाएगा। और इसके अलावा लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रक्रिया को समझ सकें और वो उससे अवगत रहें, उसके लिए IT एप्लीकेशन का विशेष यूज किया गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका KYC नो योर कस्टमर, ये एक ऐप है जिसके द्वारा जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे उनकी पूरी डिटेल आपको इस ऐप में मिलेगी, ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने से पहले जान पाए कि वो अलग अलग कौन कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनके क्या उनके काम है, तो वो सब डिटेल आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा आपका एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके द्वारा वोटर को पुलिस स्टेशन की डिटेल हो, इलेक्टोरल रोल के बारे में डिटेल हो, वो सब तथ्य इलेक्शन से रिलेटेड बातें आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप में मिलेंगी। इसके अलावा आपका कोई कंप्लेंट किसी को करनी है तो एक CVGIL ऐप है जिसके द्वारा अगर कहीं कुछ लग रहा है कि जो हो रहा है वो नियम के हिसाब से ठीक नहीं है, तो कोई भी सिटीजन अपने मोबाइल से CVGIL ऐप के द्वारा फोटो खींच के इमीडिएटली जो उनको बोलना है वो बोल सकता है, उससे वो स्टैम्प हो जाता है वो लोकेशन और टाइम। अगर कोई CVGIL से कोई भी कंप्लेंट डालते हैं तो उसके 100 मिनट के अंदर ये कमीशन का डायरेक्शन है कि उसका निपटारा किया जाए इमीडिएटली। जैसे ही ये CVGIL में कोई कंप्लेंट आती है तो डेट टाइम लोकेशन तक उसमें आ जाता है, तो कंसर्न जो टीम्स हैं ARO लेवल पे वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती हैं और वो स्पॉट में जाती हैं, कंप्लेंट से बात करती हैं और तथ्यों को कलेक्ट करके उसके ऊपर जो उचित निर्णय लेना होता है वो लेती हैं। तो ये 100 मिनट में किया जाता है, तो इसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई फोन में कंप्लेंट कर। कई बार ये बात आती है कि फोन करने उठ नहीं रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर तो है 1950। इसके अलावा आपके और नंबर्स भी रहते हैं कंप्लेंट करने के लिए। वेबसाइट जो है CEO ऑफिस की उसके थ्रू हो सकता है। नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल NGSP, इस पोर्टल के द्वारा भी किसी भी टाइप का ग्रीवांस किसी को हो वो किया जा सकता है। तो इन सब चीजों से ग्रीवांस रजिस्टर हो जाती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी कंप्लेंट एंटरटेन ही नहीं की गई है, एडमिट ही नहीं की गई। इसलिए एक बार अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, चाहे वेब के थ्रू किया, चाहे CVGIL मोबाइल के थ्रू किया, तो या व्हाट्सएप के भी थ्रू किया, तो आपका उसमें रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने कंप्लेंट किया है। और एक बार कंप्लेंट आई है तो उसको ऊपर निर्णय लेना, उसको डिस्पोज करना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कंसर्न ऑफिशियल जो इलेक्शन ऑफिशियल है वो टाइम बाउंड में उसको करेंगे। तो सुविधा पोर्टल एक है जिसके द्वारा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी कैंपेनिंग में जो रैली करनी है, कोई परमिशन लेनी है किसी ग्राउंड की, उसके लिए वो उसमें परमिशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और वो भी टाइम स्टैम्प्ड है। अगर जिस डेट एंड टाइम को आप वो रिक्वेस्ट डालेंगे और जिस जगह के लिए जिस डेट एंड टाइम में मांग रहे वो आपका सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसलिए पर्टिकुलर किसी एक ग्राउंड के लिए अगर 2 जगह से रिक्वेस्ट आ रही है तो जिसने पहले रिक्वेस्ट किया होगा उसका राइट बनता है कि उसको वो जगह दी जाए। अकॉर्डिंगली जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस वे में उनको फर्स्ट चांस देंगे वहां पर कंसर्न जो भी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं।
तो ये ब्रॉडली रहेगा। ऐसे वोटर काउंटिंग के लिए भी एक ऐप रहता है जिसके थ्रू टोटल जो काउंटिंग है उसका लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ब्रॉड पोजीशन यही है कि जो आपका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो कल से इमीडिएटली विद इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन वो प्रोसेस में आ जाएगा, नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस सबको करने के लिए सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहे, उसके लिए ऑलरेडी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। टोटल 70 कंपनीज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की आई हैं, जो आपने देखा होगा अलग अलग जो वल्नरेबल एरियाज हैं उसमें एरिया डोमिनेशन का काम कर रहे हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है, लोगों से बातचीत करके उनके मन में किसी भी टाइप का कोई भय है, कोई शंका है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है ताकि ऑन द डे ऑफ पोल वो बिना किसी डर के बिना किसी प्रेशर के अपनी विल से, अपनी इच्छा से वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए वोट दे पाए। तो और सभी वोटर्स भारी संख्या में पोलिंग स्टेशन तक आए, उनको पोलिंग स्टेशन में आने से ना रोका जा पाए और आने के बाद पोलिंग स्टेशन में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी स्वेच्छा से वोट दे पाए। लास्ट ये पोलिंग स्टेशन जितने भी हमारे हैं 50 उनमें सभी जगह आपकी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था रहेगी और वेबकास्टिंग होगी। वहां पे जो लाइव फीड होगा उसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स में इवन उनमें रियल टाइम बेसिस पे देखा जाएगा और कहीं भी कोई अगर घटना देखी जाएगी इमीडिएटली कंसर्न एआरओ के थ्रू, सेक्टर ऑफिसर के थ्रू उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर जी श्रीनिवास राव साहब भी हैं जो ओवरऑल सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट को स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम एंड एसपी एज ए टीम वर्क कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया के साथ इंटरेक्ट करके उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और हम सबका पूरा विश्वास है कि आप सबके समर्थन और सहयोग से ये जो इलेक्शन प्रोसेस पार्लियामेंट इलेक्शन का आरंभ हुआ है उसको हम ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर, वायलेंस फ्री एंड पीसफुल वे में कंडक्ट कर लेंगे। इसी आशा के साथ और आप सबके सहयोग की कामना करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, ब्लू वोटर्स जो है मतलब नए सेटलमेंट्स हुए हैं तो सब जगह सब ब्लू वोटर्स का एनरोलमेंट हो गया है, एलिजिबल जो ये एज में आते हैं। जी, ये ब्रू सेटलमेंट वाला इश्यू असेंबली इलेक्शन के टाइम काफी मतलब इम्पोर्टेंट रहा था क्योंकि उस समय अलग अलग जिलों में उनका मूवमेंट हो रहा था। तो टोटल पूरे स्टेट में 12 ऐसे ब्रू सेटलमेंट लोकेशन हैं जहां पे इनको सेटल किया गया है। असेंबली इलेक्शन जब हुआ था जनवरी फरवरी में जब लास्ट ईयर, उस समय तक मैक्सिमम नंबर ही शिफ्ट हो गए थे। उनको उस समय हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बना के वोटिंग दिया था। अब वो सारे पोलिंग स्टेशन ऑक्सिलरी थे। अब जब उन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन किया था जुलाई अगस्त के महीनों में, उसमें उनको हमने परमानेंट पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है। और एक जो काला लगवांग साउथ त्रिपुरा में शांति बाजार में, उस समय वहां पे परिवार शिफ्ट नहीं हुए थे, उनका शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ है जनवरी में, दिसंबर के बाद हुआ है। तो इसलिए उसको रैशनलाइजेशन पोलिंग स्टेशन में नहीं काउंट कर पाए थे, इसलिए एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। लेकिन अब तक मैक्सिमम जो भी ब्रू फैमिलीज हैं जिन्होंने यहाँ पे सेटल होने का निर्णय लिया है वो अपनी परमानेंट लोकेशन की तरफ मूव कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली कंसर्न जो इलेक्टोरल स्टेशन ऑफिसर ईआरओ एसडीएम उन्होंने उनके नाम इंक्लूड कर लिए। What is the total number of those who have been enrolled? Total number. तो एग्जैक्ट हम आपसे शेयर कर लेंगे। शायद नहीं 16,000 के ऊपर बता सकते हैं, उस समय हो गया था। और अभी करीब तो 17,000 के आसपास आप पकड़ सकते हैं क्योंकि 16,000 आपकी 11 पोलिंग स्टेशन का था जब 11 लोकेशन का, और काला लगवांग में 1,000 के आसपास है, उसके ऊपर है, मतलब 1,000 के आसपास है। तो आप 17 तक पकड़ सकते हैं, 17,000। सर, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के बारे में बात किया था आपने, उसका टोटल नंबर क्या है?
इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब एक्चुअली सभी कॉलेजेस में तो है ही, और हमारा प्रयास है कि सभी हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह में हो जाए। कुछ कमी है लेकिन 80 to 90% तो कवरेज है ही। वेस्ट में स्कूल ज्यादा है इसलिए उसमें कवरेज परसेंटेज कम है रिलेटिवली, लेकिन बाकी सब में 90% के ऊपर ही है। और सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो सभी जो बच गए हैं स्कूल उसमें वो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब खोल दें। उसमें उद्देश्य है कि वो शुरू से अगर वो जान पाएंगे कि वोटिंग का क्या प्रोसेस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो जब 18 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो इमीडिएटली वो वोट के लिए आ जाएंगे। सर, आपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात की और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी जो 4 एम्स चैलेंजेस उन्होंने जो जब प्रेस वार्ता की जैसे शेड्यूल पोल शेड्यूल अनाउंस हुआ तो 4 एम्स मसल पावर, मनी पावर, फिर मिसयूज जैसे मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। तो ये 4 एम्स को आप सर आप कैसे किस तरह से देखते हैं? और जैसे मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, बट मनी पावर और मसल पावर ये चिंता का विषय है। तो त्रिपुरा में इसका कैसे सिनेरियो है? इनका देखिए जैसे आप इन दोनों के लिए भी साथ ही साथ मतलब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे मसल पावर मनी पावर की बात बोल रहे, प्रथम उसका फुल इंफॉर्मेशन आए ताकि उसके बेसिस पे ये प्रमाण किया जा सके कि इसका दुरुपयोग हो रहा है मनी या पावर का, और उस हिसाब से फिर उसमें जो प्रावधान है आईपीसी एक्ट हो या आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड 1950 दोनों में जो प्रावधान है उस हिसाब से उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन इनिशिएट होता है। एफआईआर फाइल हुई है, उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई, वो प्रोसेस है। अच्छा, त्रिपुरा का छोटा स्टेट में 2 फेजेस इलेक्शन क्यों हो रहा है? ये मतलब ये इसका शेड्यूल बनाने का निर्णय तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, और अगर हम देखें 2014 और 2019 में भी 2 फेज में ही हुआ है इलेक्शन। तो मुख्यतः रीजन बोला जा सकता है कि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर रहता है डिसाइड करने में कि कितने फेजों में किया जाए, स्टेट वाइज या पूरे कंट्री लेवल पे, तो वो एक मेन रीजन रहता है। अगर आप जैसे देखें असेंबली इलेक्शन रिपोर्ट से ज्यादा थी, एक ही डेट में पूरा हो गया, अब डेट उनकी जो फोर्सेज हैं उस वे में उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही होंगी, तो उन्होंने इसे 2 फेज में किया। तो नॉर्मली दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि मेन उद्देश्य फेज 1 में हो या 2 में हो वो उतना जरूरी नहीं जितना कि इलेक्शन पीसफुल वे में हो, लोग में ये भरोसा रहे कि फ्री और फेयर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है और उसमें किसी टाइप का कोई वायलेंस नहीं हो। तो ये लोगों को हम ये उनको भरोसा दिला पाए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते ही इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कितने फेज में किया जाए। सर, बॉर्डर एरिया में क्या प्लानिंग है आप लोगों का, और सेंट्रल फोर्स कितने है टोटल? I will request कि SPNO साहब इसके बारे में। बॉर्डर एरियाज में जो रेगुलर बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है वो तो कंटिन्यू हो रहा है, और हमारा डीएसआर का अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पोस्ट जो है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। और इलेक्शन के दौरान बॉर्डर एरियाज में एरिया डोमिनेशन कंप्लीट तरीके से रखने का ऑपरेशन प्लान बनाया हुआ है। और सेंट्रल फोर्सेस का बाद आपने जो पूछा है, अभी तक 70 कंपनीज फोर्स हमें मिला है और मिलेगा इलेक्शन के लिए। सर, नया जो पोस्टल बैलेट्स आप बता रहे थे, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे पीएसआर, दे आर स्कैटर्ड इन, सो उनके लिए क्या अरेंजमेंट रहेगा? क्योंकि यू दिस टाइम दे वोंट गेट इट टू टेक इट एट होम, दे हैव टू कलेक्ट इट, इफ दे आर ऑन ड्यूटी, इन दैट केस डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर देम टू कास्ट देयर वोट इन दैट वे? Yes, last time also we have made all arrangement for our TSR personnel as well as the police personnel who are deployed throughout the state to facilitate them voting through postal ballot. This time also CEO office and our nodal officers will make every effort to give an opportunity to every police personnel to cast his vote. It is up to him to cast his vote, but the facility will be certainly given. Sir, is there a provision for sending the postal ballots electronically to the voters who are presently not present in the location or in the state whatsoever? No, as such, right now only this electronically transmission of postal ballot is available only to service voters. So ETPBS, it is called, but it is only for service voters. Service voters are basically armed forces people.
those are earlier used to be sent postal ballot by the concerned RO. Now that stage has been dispensed with. Instead of physical by post transmitting their postal ballot, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में जाता है, लेकिन वहां से रिकॉर्ड ऑफिसर की ओवरऑल निगरानी में वो वहां पे अपना वोट कास्ट करते हैं. वहां पे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होता है उसका वहां पे प्रिंट आउट लिया जाता है, उसके बेसिस पे वो उसको वहां पे वोट कास्ट करके फिर बाय पोस्ट भेजते हैं. तो इसलिए ओनली सेंडिंग द पोस्टल बैलेट इज इन इलेक्ट्रॉनिक मेड, लेकिन वोट कास्टिंग एंड फाइनल वोट कम्स इन द एक्चुअल पोस्टल बैलेट फॉर्म. लेकिन बाकी और लोगों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी में उनके लिए सर्विस अवेलेबल नहीं. जैसे बताया गया उसमें 2 फैसिलिटीज पोस्टल बैलेट नॉर्मल वे में है, जिसमें उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है और फैसिलिटेशन सेंटर दे सकते हैं, या ईडीसी के थ्रू इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट. पर्टिकुलरली अगर हम अभी इस इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि 2 फेजेज में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एक तो क्योंकि 2 ही असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो अगर आप उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी में हैं जिसके आप खुद वोटर हैं, तब तो आप ईडीसी लेके इलेक्शन ड्यूटी करते करते भी इजिली पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकते हैं. और अगर आप मान के चलें कि वो दूसरे पोलिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं क्योंकि वो दूसरे दिन हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी करके जब दूसरा फेज में वहां पे पोलिंग आएगी तब आप फिजिकली वहां जाके वोट कास्ट कर सकते हैं. इसलिए उस वे में रिक्वायरमेंट ऑफ ईडीसी या पोस्टल बैलेट कम रहेगा अगर हम इसको 2 फेज में करें. सर जैसे बताया गया कि 70 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ आ गई है स्टेट में और भी आने वाली है, तो ये लास्ट डे तक जैसे 4 जून को काउंटिंग होगी, तो तब तक कितने सीएपीएफ की कंपनीज यहाँ पे रहेगी? ये तो अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस रहें और जब तक काउंटिंग होगा तब तो आपके जो स्ट्रांग रूम्स हैं, जैसे आपके पोल ईवीएम आते हैं पोलिंग स्टेशन से, तो कंसर्न स्ट्रांग रूम में असेंबली सेगमेंट वाइज जो है उनमें स्टोर रहते हैं. वहां पे तो पूरा 3 लेवल का सिक्योरिटी कवर रहता है. इंटीरियर जो सबसे है वो सीएपीएफ होती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद आपका स्टेट आर्म फोर्सेस होती हैं, फिर स्टेट पुलिस होती है. इसके साथ ही साथ जो आपके गेट्स वगैरह तो उस पर लाइव सीसीटीवी कैमरा के साथ मॉनिटरिंग होती है. इवन जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मतलब वोट उस स्ट्रांग रूम में बंद हो गए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं जो उस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करते रहें. तो उस वे में ओवरऑल उसकी सिक्योरिटी की जाती है. तो मेन इसलिए एक बार पोलिंग हो गया तो उसके बाद तो मेनली स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर सीएपीएफ का रहेगा. लेकिन उसके बाद भी, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद भी, लास्ट टाइम भी जैसे रहा था, आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शन के टाइम भी फोर्सेज हैड रिमेन अप टू रीजनेबल टाइम की वहां पे शांति बनाए रखी जाए. तो वो प्राइस इस बार भी रहेगा. इस बार भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इवन एडवांस डिप्लॉयमेंट के लिए भी मांगा गया था कि फोर्स पहले मिल जाए, ताकि कैंपेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही अगर फोर्सेज आ जाएंगी तो लोगों को ये वातावरण दिखेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्सेज हैं. तो उसी वे में सीएपीएफ आ गई है हमारी 70 कंपनी. बाकी और आएंगी जब एक्चुअल डे ऑफ पोल आएगा, उस समय ज्यादा फोर्सेज की और रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसमें और आएंगी. और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग तक स्ट्रांग रूम की प्रॉपर गार्डिंग होगी, और इवन आफ्टर काउंटिंग इन रीजनेबल नंबर उस समय सिचुएशन को देख के डिसाइड किया जाएगा. और उसमें में पुलिस अथॉरिटीज. सर पॉइंट नंबर 7 सर यहाँ पे आपने वल्नरेबल जो एक करें. Point number 7, photograph of the candidates on EVM. This is the first time, or what is the theme? नहीं, एक्चुअली ये फोटोज और हमेशा से ही है. मतलब इसको उसने मेंशन किया रहता है, ये नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन से भी आता है. अब तो आप देखेंगे इलेक्टोरल रोल में सबका फोटो है, हर इलेक्टर का वो फोटो उसमें है, एपी कार्ड में तो रहता ही है. तो इसलिए और जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें भी कैंडिडेट का नाम, उसका फोटो और उसका पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका सिंबल, ये बैलेट पेपर पे रहती है. तो फोटो रहता है. कई बार जैसे देखते हैं कि एक जैसे नाम हो जाते हैं तो उसमें ये फोटो वोटर्स को पहचानने में सुविधा देता है. लेकिन ये नई बात नहीं है, ये कई इलेक्शन से अब हो रहा है. जब से आप मान के चलिए, जब से एपिक कार्ड में इलेक्टोरल रोल में जब से फोटो आ गए तब से ये तो हुई. सर ये वल्नरेबिलिटी का स्टेटस क्या है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह बताएंगे, क्योंकि थोड़ी दिन पहले वेस्ट त्रिपुरा के डीओ सर हमको इन्फॉर्म किए थे कि 150 पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाइड वल्नरेबल इन वेस्ट त्रिपुरा,
ओवरऑल स्टेट में वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी का क्या स्टेटस है और सिक्योरिटी क्या एकदम क्या होगा सर? इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस के अनुसार वल्नरेबिलिटी मैपिंग किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू DOs, थ्रू सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस and involving field functionaries, DPOs, SDMs and OC police stations. The vulnerability mapping is a fluid and dynamic figure. It will keep on evolving till the last minute. As of now, I cannot give you the figures, exact figures district-wise, but sufficient force has been arranged to cover the identified vulnerable areas as well as vulnerable police stations. The assessment of requirement of CAPF has been made on the basis of our assessment of vulnerability. Sir, I wanted to know the number of vulnerable polling stations, sir. Okay, we know that it keeps changing. I cannot give you As the of number, now, but they will be shared. No, you can at least you can give the percentage. Yeah. I'm not saying We will share it with you on your WhatsApp. सर बात बताना है सर, हर लिस्ट में हम जर्नलिस्ट लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप लोग बोलते तो एक काम होता है और क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में आप लोगों का जो सेंट्रल पुलिस रहता है, आप लोगों का देवा पास आप लोगों को उसको अलाउ नहीं करता है, आप लोगों को उल्टा गाली देता है। तो सेंट्रल पुलिस को आप लोगों को थोड़ा वर्कशॉप करके भेज देना अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों को ये फेस करना पड़ता है। एक पुलिस स्टेशन में एक आईन लागू हो जाता है उधर, तो आप लोग एक स्टेशन में बोलते हैं चलो आप आराम से 10 चलो, और एक स्टेशन में 20 में बोलते 100 मीटर दूर जाओ, तो आप लोग पहले उन लोगों को थोड़ा वर्कशॉप करके उसको भेजना है। ये रिक्वेस्ट है हमारा। ये बात आपकी अभी हम लोगों ने एक्चुअली मीडिया पर्सनल्स के साथ एक वर्कशॉप भी किया था 13 मार्च को, उसमें भी ये बात उठी थी। तो CAPS को ऑलरेडी वैसे उनको बताया रहता है कि उनका आपका जो मीडिया पर्सन है उनको अंदर जाने का तो राइट नहीं रहता है, तो इसलिए उनको बाहर से गेट से वो उसको कवर करके देख सकते हैं कि किस टाइप की पोलिंग हो रही है। और जैसे आपने बोला CPS को भी उसको और वो सेंसिटाइज कर दिया जाएगा ताकि आपको उस दिन कोई असुविधा ना हो। तो जितना जो अथॉरिटी लेटर या जो आपको मीडिया पास मिले हैं उसमें जहाँ तक आपको अथॉरिटी है जाने की, उसमें किसी तरह की असुविधा ना हो। वही तो प्रॉब्लम है, आपका पास उन लोगों को अलाउ नहीं करता है। वो देखिए, वो अगर होगा तो वहाँ पे अगर कोई और भी जो आपके सिविल साइड से भी लोग होंगे उनसे आप जब बात करेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आपकी बात को अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी टाइप का लोगों में डाउट ना रहे। जो CAPF जो आई हैं उनको जब उनको बताया जाएगा कि इसको कहाँ तक जाने का अधिकार है तो उसमें भी लोग अलाउ करें। सर एक कंफ्यूजन होता है हमेशा मोबाइल फोन को लेके। आज के तारीख में सर जर्नलिस्ट लोग कैमरा के तरह भी मोबाइल को यूज करते हैं, तो व्हाट इज द एक्चुअल सिस्टम, अप टू व्हिच लिमिट आर वी अलाउड विद द मोबाइल? बिकॉज़ many of the journalists you can see over here only, they are using the mobile as camera for the purpose of camera. देखिए, जो आजकल तो आपने देखा होगा आपका सेल्फी पॉइंट भी होता है सेम पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस में, जस्ट आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन रूम है उसके बाहर आपके सेल्फी पॉइंट भी बने होते हैं। वहां तक तो इलेक्टर्स वगैरह को भी एक तरह से अलाउ किया जा रहा है फोन लाने के लिए, तो इवन एज ए मीडिया भी आप ले जा सकते हो, और अंदर जाने का तो वैसे ही अलाउड नहीं। तो इन दैट सेंस वन कैन से मोबाइल हैज बीन इम्प्लिसिटली गिवन परमिशन टू टेक अप टू द पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस, वहां तक इसलिए परमिटेड है। तो आप भी चाहे कॉमन सिटीजन जब ले जा सकते हो तो मीडिया भी ले जा सकते हैं। और एक सवाल है कि पिछली बार 2019 में 168 पोल्स में रीपोल किया गया था पोलिंग स्टेशन में, तो ऐसा कुछ इस बार ना हो इसके लिए आप लोग क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट करेंगे? जैसे मैंने आगे भी बताया था, जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं सभी पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरास रहेंगे, उनका इवन लाइव वेब टेलीकास्ट होगा जिसको रियल टाइम बेसिस पे कंट्रोल रूम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग सी ऑफिस में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे जो कैमरास लगाने का काम लोगों ने BSNL एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है। असेंबली इलेक्शन लास्ट टाइम में भी ये इशू पे काफी कंसर्न था, तो उसमें हमने BSNL को लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी ड्यूटी दी थी।
उसी बार भी हमने उनको ही दी है। और साथ ही साथ जो हमारे एक हम लोग जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा मैन पावर भी देखते हैं कि वो ये इंश्योर करें कि जो वेबकास्टिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हो रही हो ठीक हो रही है। तो इसके लिए विशेष हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं ताकि अगर कहीं किसी टाइप का अगर गलत पता लगता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। इस बार मतलब कंप्लीट वो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। What will be the voting time? 7 a.m. 7 to 5 p.m. पहले भी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी यही टाइम। স্যার অনেক সময় দেখা যায় কিছু ইভিএমও প্রবলেম হয়, প্রচন্ড প্রবলেম হয়। ইভিএম এর লিগে অনেক সময় প্রবলেম হয়। আপনারা বলেন 7টা থেকে 5টা 9টা পর্যন্ত ভোট দেওয়া হয়, এটা লিগে কি করা হয়? প্রচন্ড প্রবলেম করে ইভিএম কিছু জায়গায় সব জায়গায় না। ইভিএম থেকে ইভিএম প্রবলেম না করে এই জন্য আমরা যে আপনি দেখেছেন ইভিএম কমিশনিং করে কনসার্ন যে ইসিআই ইঞ্জিনিয়ার্স আছেন উনি ডিপ্লয়েড থাকেন ইম্পর্টেন্ট লোকেশনের মধ্যে যা कारण है उन्हें इमीडिएटली जितनी जल्दी वो पूछ सकते हैं पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। तो आज की डेट में पुलिस स्टेशन में जो ईवीएम्स हैं वो भी ओवर द पीरियड इम्प्रूव हो रहा है। उनका जो रगडनेस है जो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह लीजिए स्टेबल है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जब फर्स्ट चेकिंग भी किया था 5-7% से ज्यादा मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती। और जैसे आपने बताया अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें ध्यान देना है कि कितनी जल्दी हम उसको रिप्लेस कर पाए। तो उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन जहां डिस्टेंट लोकेशन में उनमें जल्दी से जल्दी हम लोग रिप्लेसमेंट ईवीएम भेज पाए, उसके लिए हम लोग स्पेशल एफर्ट्स ले रहे हैं। और जो आपने बोला देर तक चले तो ये देर तक पोलिंग स्टेशन पोलिंग हो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब रैशनलाइजेशन पोलिंग स्टेशन किया था उस समय हमने कुछ नए पोलिंग स्टेशन खोले। इस बार लास्ट असेंबली इलेक्शन से लेकर हम देखेंगे उसमें 3,328 पोलिंग स्टेशन थे। उसके बाद 21 हमने और पोलिंग स्टेशन खोले हैं, जिसमें 21 तो नए खोले हैं। इसके अलावा कुछ जगह देखा गया कि नंबर ज्यादा है तो उस पोलिंग स्टेशन में भी एक सेक्शन एक पारा एक पार्ट का लोग हमने अब दूसरे एडजॉइनिंग पोलिंग स्टेशन में शिफ्ट किया विद द आइडिया की जो नंबर है जो वोटर्स का वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ताकि एक पोलिंग स्टेशन में अगर उसमें बहुत ज्यादा वोटर्स हैं वो उसकी वजह से देर तक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग ना चले। लेकिन हमारा भी सबसे वोटर्स से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के थ्रू भी, कई बार देखा जाता है कि पोलिंग दिन में दोपहर के टाइम में तो पोलिंग स्टेशन में लोग ज्यादा नहीं है और एकदम से इवनिंग में लोग आ जाते हैं। अगर सबका प्रयास रहे कि जितनी से जल्दी से जल्दी वो आके वोट डाल जाएं तो फिर ये शाम तक देर तक चलने का इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन हमारी तरफ से अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है कि अगर 5 बजे के बाद ही पोलिंग चल रही है तो जैसे मैंने पहले कहा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज वहां रहेंगी, बिजली की व्यवस्था है, पानी टॉयलेट सबकी व्यवस्था है, इसलिए उनको वहां पे वोट देने के लिए रुकने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये हम इंश्योर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे हमने बताया हमारा प्रयास रहेगा कि यूनिफॉर्म वे में पोलिंग चले। अगर कहीं पे अगर स्लो चल रहा है तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पोलिंग स्टेशन स्लो चल पोलिंग प्रोसेस स्लो चल रहा है किसी पोलिंग स्टेशन में तो उसको थोड़ा तेज करने के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद हाउ मच अल्कोहल ड्रग्स हैज बीन कंज्यूम्ड सो फार? मतलब सीज क्या दोबारा बताएं? सो इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद अभी तक हाउ मच अल्कोहल ड्रग्स सीज? एक्चुअली ये हम लोग का प्रोसेस महीने जनवरी से ही चल रहा है, कॉन्स्टेंटली सीजर चल रहा है, वीकली बेसिस पे हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास भी भेज रहे हैं। पर्टिकुलर जो बॉर्डर एरिया इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं मिजोरम और असम उनके साथ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसका टोटल अगर फिगर है तो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे वो, क्योंकि हम लोग भेजते रहते हैं। अभी दैट फिगर इज नॉट रेडली अवेलेबल विद अस। लेकिन लिकर का सीजर हुआ, आपका ड्रग्स का सीजर हुआ, एक्साइज की तरफ से अगर इंफॉर्मेशन है तो वो प्रोसेस सब चल रही है। और अभी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जब आ जाएंगे उनकी तरफ से भी जरूरत रहेगा कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है किसी चीज का, तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे देन इट रेज कंसर्न कि वो किसी गलत पर्पज के लिए तो नहीं होगा। तो वो रहेगा आपका। इस बार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम ESMS एक सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें
जितनी भी सीजर से रिलेटेड एजेंसीज हैं उन सबको उसमें एक्सेस दिया गया। और वो जब चाहे वो FST, SST हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम या एक्साइज की, पुलिस की, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, वो अगर कुछ सीज करती है तो उनको सिस्टम में इमीडिएटली वो पोर्टल में जाके एंट्री करेगी और उसके बेस पे टोटल फिगर का एक रियल टाइम बेस पे पोजीशन मिलता रहेगा। और उसमें साथ ही साथ एक ही फिगर 2 बार आ जाए वो भी डुप्लीकेशन के चांस नहीं रहे। तो वो प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, सभी को उसमें एक्सेस दे दिया है। Sir, what is the total number of violation of the agreement till now, sir, this year? अब observers का appointment हो गया है, कितने observers आ रहे हैं? नहीं, ऑब्जर्वर्स का अभी we are not got any communication so far. So that is a prerogative of election commission. So once immediately कल expenditure observer for Tripura 1 West वो आ रहे हैं क्योंकि उनका फर्स्ट फेज में कल से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बाकी 2 में कब आएंगे या टोटल जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर कौन रहेंगे, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन शेयर्ड। जनरली जैसे आपने देखा जनरल ऑब्जर्वर जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे एक दिन पहले उनको आने का निर्देश रहता है। तो अगर 27 तारीख का है तो आप 26 इवनिंग या 27 मॉर्निंग ऑनवर्ड वन कैन एक्सपेक्ट जनरल ऑब्जर्वर फॉर दी फर्स्ट फेज। सर आपने जैसे आपने कुछ पूछा था रेखा यहाँ पे। Yeah, I said, what is the total number of poll violation complaints? Is there any poll violation complaints submitted till now? Any case, how many, sir? हेलो क्या सब आपका टोटल कंप्लेंट कितने हैं एमसीसी वायलेशन का अभी तक नहीं? एमसीसी वायलेंस का ये एमसीसी वायलेशन का कोई बना केस अभी तक नहीं हुआ। तो अभी तो अनाउंसमेंट का डेट से हमारा स्टार्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ तो 16 में, तो अभी तक कोई केस नहीं। तो केस जितना आ जाएगा तो वो रजिस्टर एंड टेक एक्शन। थैंक यू।